बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरे मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन कार्यक्रम के आगे बढ़ाकर आगे रौरे मन के एगो जानकारी देवे के है कि देखू कोरोना जो है एखन ख़त्म नहीं भेलक, थोड़ा कम होई है, मकिल इकर से रौरे मन के सावधान रहे के है। अपन और अपन परिवार के, अपन छुआ मन के सुरक्षित रखे के है। से ले मास्क जरूर पहनू, 2 गज कर दूरी जरूरी रखू, और हाँ सैनिटाइजर और साबुन से हाथ के जरूर धोऊ। तो चलू अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी। तो सबसे पहले हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के दुग्ध उत्पादक भी अब पा सकेंगे किसान क्रेडिट कार्ड। किसानों के विकास के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाती है आत्मा। दवा छिड़काव के काम को आसान करता है बैटरी चालित स्प्रेयर। राज्य के दुग्ध उत्पादकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलेगी, क्योंकि अब दुग्ध उत्पादकों को किसान का दर्जा दिया जा रहा है। सरकार के इस फैसले से दुधारू मवेशी पालकों को भी अब किसानों की तरह ऋण मिल सकेगा। दुधारू मवेशी पालक झारखंड मिल्क फेडरेशन या डेयरी विकास डेवलपमेंट अधिकारी के माध्यम से बैंक को आवेदन कर सकते हैं। राज्य में संस्था आत्मा कृषि और किसानों के विकास के लिए कई तरह की कार्यक्रम चलाती है, जिसका लाभ यहाँ के किसान उठा सकते हैं। इन कार्यक्रमों में प्रमुख रूप से किसानों को खाद, बीज और कृषि यंत्रों का वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराना, इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन जैसे प्रशिक्षण, परीक्षण, परिभ्रमण, प्रत्यक्षण, कृषक पाठशाला, कृषि वैज्ञानिकों और किसानों की गोष्ठियों का आयोजन इत्यादि प्रमुख रूप से है। किसान अपनी आवश्यकता अनुसार इन कार्यक्रमों द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं। वर्तमान समय में जो किसान भाई परवल की फसल लगाना चाहते हैं, वे बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन करें। परवल की स्वर्ण अलौकिक और स्वर्ण रेखा नामक प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम हैं। स्वर्ण रेखा और स्वर्ण अलौकिक ये परवल के प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 150 से 200 क्विंटल तक परवल की उपज पाई जा सकती है। यदि भिंडी की फसल में फली छेदक कीट का प्रकोप हो, तो हमारे कृषि विशेषज्ञों की राय है कि रासायनिक दवाओं के बजाय जैविक दवाओं का प्रयोग करना बेहतर साबित होगा। कृषक बंधु भिंडी के फली छेदक कीटों के नियंत्रण के लिए नीम आधारित कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। यह फसल की सेहत और हमारे सेहत के लिए भी बेहतर है। फसलों पर विभिन्न प्रकार के तरल दवाओं का छिड़काव आमतौर पर कृषकों को करना होता है। दवा छिड़काव के कार्य को बेहतर तरीके से करता है ये बैटरी चालित स्प्रेयर। ये स्प्रेयर तरल दवाओं का फसलों पर उच्च दबाव पर छिड़काव करता है और दवा को एक समान पूरे फसल पर फैलाता है, जिससे दवा की बर्बादी नहीं होती है। चूंकि ये यंत्र बैटरी से चलता है, इसलिए दवा छिड़कने में श्रम बिल्कुल भी नहीं लगता। इसका बैटरी रिचार्जेबल होता है। एक बार चार्ज करने पर लगभग 10 से 12 घंटे तक इससे काम लिया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। खुशी की बात है कि पूरे देश के साथ हमारे राज्य में भी कोरोना संक्रमण में कमी आई है। साथ ही लॉकडाउन में भी काफी ढील दी गई है, परंतु हम सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है। जैसे मास्क जरूर लगाएं, उचित दूरी का पालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाएं और ना ही भीड़ लगाएं। संक्रमण से बचते हुए करें कृषि कार्य, और जो किसान भाई अभी तक टीका नहीं लिए हैं वे टीका जल्द लगवा लें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन कृषि समाचार में रहो तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिल। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और मन की जानकारी दिवा थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखा के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी, संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा।
SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रौरे मन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ाते। आज की जो जानकारी है बहुत सुंदर है कि खरीफ मक्का कर सामयिक खेती कैसे करल जाए। भाई तो बहुत सुंदर है। तो देखो खरीफ मक्का अगर रौरे मन करत ही तो उकर बिहन कर बारे में जानकारी चाहिए, उकर दूरी कर बारे में जानकारी चाहिए और उकर खाद कर बारे में जानकारी चाहिए। तो सब कुछ कर अगर जानकारी चाहिए तो रौरे मन के चलू फीचर कर माध्यम से रौरे मन की जानकारी दिवा थी। खरीफ मौसम में धान के बाद सबसे ज्यादा मक्का की खेती की जाती है। इसे अनाज की रानी भी कहा जाता है। अन्य फसलों की तुलना में मक्का कम समय में पकने और अधिक पैदावार देने वाली फसल है। कृषि विशेषज्ञों की माने तो अगर किसान थोड़े ध्यान से आज की तकनीकों के अनुसार खेती करें तो इस फसल की अधिक पैदावार से अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, बशर्ते इसकी सामयिक देखभाल की जाए। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, खरीफ के मौसम को मक्के की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है और आप लोगों ने भी अपने खेतों में मक्के की फसल लगा रखी होगी। ऐसे में मक्के की फसल की विशेषकर देखभाल करना अति आवश्यक हो जाता है। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में और आज हम जानेंगे खरीफ मक्का की सामयिक देखभाल किस प्रकार से करें। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिन किसान भाइयों ने अभी मक्के की फसल लगा रखी है वो उसकी देखभाल किस प्रकार से करें। झारखंड राज्य में किसान भाई जो मक्का लगाते हैं, मक्का यहाँ पे सालों भर किसान भाई आसानी से लगा सकते हैं। केवल हम लोग दिसंबर और जनवरी के मंथ में जब बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है तो उस समय अंकुरण की समस्या होती है, तो उस समय हम लोग मना करते हैं। लेकिन रबी में वही किसान खेती कर पाते हैं जिनके पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो या गर्मा मक्का की। लेकिन खरीफ के मौसम में चूँकि यहाँ की वर्षा की मात्रा बहुत अच्छी है, इसलिए किसान भाई ज़्यादातर खरीफ के मौसम में ही मक्के की खेती करते हैं। इसका उपयुक्त समय 15 जून से 30 जून तक है, जिसमें अगर किसान भाई लगा देते हैं तो वो बहुत अच्छा मक्का होता है, क्योंकि उस समय टेम्परेचर सॉइल का बहुत अच्छा होता है और अंकुरण आसानी से हो जाता है। तो किसान भाई जो अगर 15 जून से 30 जून तक लगा लिए होंगे, उनका पौधा अगर घुटने के आकार का पहुँच गया है तो इस समय सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसमें खाद देने की और मिट्टी चढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी उनको। तो इस समय अगर किसान भाई जो मक्के में अगर उन्होंने हाइब्रिड किस्म लगाई है तो हाइब्रिड किस्म के लिए हम लोग कहते हैं कि 150 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर तथा 40 किलोग्राम पोटास का प्रयोग करें। अगर उन्होंने कंपोजिट किस्म का प्रयोग किया है तो कंपोजिट किस्म के लिए उन्हें 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर तथा 40 किलोग्राम पोटास की ज़रूरत पड़ती है। इसमें स्फूर और पोटास किसान भाइयों ने बुआई के समय ही प्रयोग कर लिया होगा, लेकिन जो नत्रजन की मात्रा है उसका 1/3 बुआई के समय डालना होता है तथा 1/3 मात्रा जब पौधा घुटने के आकार का जब मिट्टी चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है उस समय उसका प्रयोग करना चाहिए, तथा 1/3 मात्रा नर मंजरी जब निकलने लगती है तो उस समय उनको प्रयोग करना चाहिए। मानसून के आरंभ अर्थात बरसात के आगमन के साथ ही मक्के की बुआई कर देनी चाहिए। अगर खेतों में सिंचाई के पर्याप्त साधन हो तो 10 से 15 दिन पहले भी बुआई की जा सकती है। इससे पहले खेतों की तैयारी अच्छे तरीके से कर लेनी चाहिए। खेतों की जुताई और उसमें गोबर खाद की मात्रा सही तरीके से डालनी चाहिए। अगर किसान भाई सही से मात्रा में नत्रजन का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि भूमि में नमी इस समय ज़्यादा है, अगर नमी की अवस्था ज़्यादा रहती है उस समय नत्रजन का प्रयोग करेंगे तो वो लाभदायक नहीं सिद्ध होगा, क्योंकि वो पानी में घुल के नीचे चला जाएगा और पौधे को उपलब्ध नहीं होगा और किसान भाइयों को लगेगा कि हमने नत्रजन प्रयोग कर लिया, लेकिन वो पौधे को नहीं उपलब्ध हो पाएगा। तो किसान भाइयों को नमी का ज़्यादा ध्यान देना होगा। जब पौधे में अगर मिट्टी के ऊपर वो पैर रख के देख लें, अगर मिट्टी
उनके पैर से चिपक नहीं रही है, नमी दिखाई दे रही है लेकिन मिट्टी चिपक नहीं रही है, तो वो सबसे अच्छी अवस्था होती है। उसमें पौधे के जड़ के पास ही यूरिया घुल के और जड़ के पास रहेगा और पौधा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसका अवशोषण कर लेगा और उसको पौधे को मिलेगा। इसी तरह ज़्यादा अगर धूप निकली हुई है तो उस समय भी यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वाष्पीकरण द्वारा उड़ जाएगा और पौधे को नहीं मिल पाएगा। तो उपयुक्त समय में किसान भाइयों को सुबह और शाम ही यूरिया का प्रयोग करना चाहिए, तब पौधा ज़्यादा से ज़्यादा उसको लेगा और मक्के की जो बालियाँ बनेंगी वो पुष्ट बालियाँ होंगी और उनको ज़्यादा उपज प्राप्त होगी। किसान भाइयों को इस समय खरीफ के मौसम में तो सिंचाई की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा 1300 mm तक पानी बरसता है और इस साल जो ऐसा पानी हो रहा है बहुत ज़्यादा पानी है। तो किसान भाइयों को ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि खेत के चारों ओर अगर उन्होंने ड्रेनेज चैनल नहीं निकाला है तो ड्रेनेज चैनल ज़रूर चारों ओर निकाल लें, ताकि खेत में किसी भी अवस्था में पानी की जमावट ना हो। क्योंकि मक्का अगर 48 घंटे तक पानी में रह जाता है तो उसकी उपज बहुत ज़्यादा घट जाती है। पानी उसके लिए ज़रूरत है, लेकिन अगर पानी ज़्यादा मात्रा में वहाँ जमा रहेगा तो वो उसके लिए उपज में बहुत ज़्यादा गिरावट ले आएगा। तो चारों ओर ड्रेनेज चैनल जो इस समय अवस्था है, ड्रेनेज चैनल चारों ओर बना लें ताकि खेत में जल जमाव की स्थिति किसी भी अवस्था में उत्पन्न न हो। यही सबसे महत्वपूर्ण है खरीफ के मौसम में। अगर पानी बाद में पानी की कमी होती है तो किसान भाइयों को चाहिए कि जब नर मंजरी की अवस्था आती है तो उस समय ज़रूर पानी अगर नहीं हो रहा है तो पानी नदी से लेके या कुएं से लेके ज़रूर उसका पटवन कर दें, क्योंकि नर मंजरी की अवस्था में पानी का होना बहुत आवश्यक होता है। अगर दाना भरते समय भी पानी अगर हल्का नमी खेत में मौजूद रहेगी तो उससे दाने पुष्ट बनेंगे और इन बातों का किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। बीज को बोने से पहले किसी फफूंदनाशक दवा से उपचारित करके ही बोना चाहिए। पौधे लगाते हुए उनके बीच की दूरी का भी खासा ख्याल रखना चाहिए। खरीफ मक्का से अच्छी उपज हो, इसके लिए ये आवश्यक है कि अच्छी किस्मों का चयन करें। कुछ ऐसी किस्मों का लगाएं जिससे ज़्यादा उत्पादन हो सके, जैसे मीठा मक्का हो गया, पॉपकॉर्न हो गया, बेबी कॉर्न हो गया। इनसे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अगर इन फसलों को वो ले रहे हैं तो बेबी कॉर्न में अगर ले रहे हैं तो उनको ज़रूर चाहिए कि खाद की मात्रा तो उतनी ही प्रयोग करें, लेकिन डिटेसलिंग उसका एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है। जैसे ही नर मंजरी निकलता है, नर मंजरी के निकलने से पहले अगर उसको दिखाई देने लगता है, पत्ती चारों ओर से उसको घेर लेती है तो पता चल जाता है कि नरमंजरी निकलने वाला है। तो केवल 2 अंगुली से पकड़ के अगर उसको खींच लेते हैं नरमंजरी को तो आसानी से निकल जाता है। क्योंकि एक बार निकल जाने के बाद अगर नरमंजरी को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ऊपर की पत्ती टूट जाती है, जिससे उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। उसको फ्लैग लीफ कहते हैं, वो टूटनी नहीं चाहिए। इसी तरह से स्वीट कॉर्न में अगर मीठा मक्का लगा रहे हैं तो स्वीट कॉर्न में जिस समय पॉलिनेशन होता है उसके 21 दिन बाद सबसे ज़्यादा मिठास होती है, तो उस समय ही सबसे तोड़ाई करना स्वीट कॉर्न के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उसकी मिठास बनी रहेगी और उसके पहले या बाद में करने पर उसकी मिठास की मात्रा में कमी आती है। किसान भाइयों, आज के इस अंक में आपने देखा कि खरीफ मक्के की सामयिक देखभाल किस प्रकार से की गई। मैं आशा करती हूँ कि हमारे विशेषज्ञ द्वारा दिए गए सुझावों को आप अपनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करेंगे। सर, हमारे दर्शकों के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती। दूसरी जानकारी जो है बरसाती प्याज कर उत्तम खेती कर बारे में। भाई वाह, ये तो बहुत सुंदर है। तो रौरे मत जानबे करीला कि प्याज कर 3 बहुत उत्तम खेती हुएला। तो इकले रौर मन प्याज कर बिहन और उकर खाद, उकर देख रेख, उकर दूरी, इस सब के बारे में जानकारी चाहिए तो सीधे चलो चला थी अपन विशेष साहब के पास और उनकर से जानकारी लेवा थी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम ICAR प्लांडू में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ की कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर मीनू कुमारी जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बरसाती प्याज की समसामयिक देखभाल हमारे किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे किसान भाई जो कि प्याज लगा चुके हैं और कुछ लगाने वाले भी हैं, तो वो किस प्रकार से प्याज लगाएंगे और जो लगा चुके हैं वो किस प्रकार से इस समय देखभाल करेंगे, इसी पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो किसान भाई हमारे जो हैं वो प्याज की खेती कर चुके हैं जी, तो इस समय अगर देखभाल की बात की जाए तो किस प्रकार से वो देखभाल करे कि उनका प्याज जो है वो बेहतर उत्पादन हो। जी,
बरसाती प्याज, जैसा कि इस नाम से अवगत हैं हम कि बरसात के महीने में इसको लगाया जाता है। तो जो लगाने का समय है इसका सही वो जुलाई है। आप इसको जुलाई में पौध लगाना है, लेकिन जून के महीने में हमें इसका पौध तैयार करना चाहिए और जुलाई के महीने में लगाना चाहिए। 35 से 40 दिन के जो पौध होते हैं वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होते हैं खेतों में लगाने के लिए। अगर ज़्यादा बड़े पौधे या छोटे पौधे लगाएंगे तो गुणवत्ता पर, प्याज की गुणवत्ता हो, उसका उत्पादन हो, सभी पर इसका असर होता है। तो 35-40 दिन के पौधों को हमें लगाना है, ये पहली बात हमें ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात ये कि जब हम पौध तैयार कर रहे हैं, नर्सरी जिसे कहा जाए, तो वहाँ पर पानी का जमाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी का जमाव होने से दो चीज़ें होती हैं। एक तो है कि सड़न की परेशानी देख सकते हैं किसान भाई, और दूसरी परेशानी ये है कि जो बीमारी है एंथ्रेक्नोज जिसे कहा जाता है, वो बीमारी काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। तो पानी का जमाव बिल्कुल भी ना होने दें, वो चाहे नर्सरी हो या आपका जो मुख्य फसल की खेती है वहाँ पर हो। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर अभी सभी किसान भाइयों से कि जो पौध वो लगा रहे हैं वो ब्रॉड बेड फरो सिस्टम कहा जाता है। अगर आप इसको तकनीकी पद्धति में बोलें तो ब्रॉड बेड फरो सिस्टम ही आपका खरीफ के प्याज के लिए उपयुक्त है। इसमें आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जो बेड है उसकी ऊंचाई होनी चाहिए 20 सेंटीमीटर के लगभग, 1.5 से 2 मीटर की चौड़ाई होनी चाहिए, और 4 से 6 मीटर जैसा आपके उपयोग के लिए है आप उसकी लंबाई रख सकते हैं बेड की। और जो फर्रो है जिसको नाली कहा जाता है वो 45 सेंटीमीटर गहरी होनी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त है क्योंकि प्याज की खेती आप नॉर्मल ऊंचे बेड में भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर पानी का जमाव होगा और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया बीमारियों को ये आकर्षित करता है। तो ब्रॉड बेड फरो सिस्टम का ही उपयोग करें हमारे किसान भाई बरसाती प्याज की खेती करने के लिए। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि किस प्रकार से हमारे किसान भाई जो कि प्याज की खेती करना चाहते हैं वो किस प्रकार से पौध तैयार कर सकते हैं, और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि उसके जड़ के पास जल का जमाव नहीं हो, विशेष रूप से। और जो किसान भाई अभी लगा चुके हैं, जो उसके पौधे कुछ बड़े हो गए हैं, उनको क्या देखभाल की आवश्यकता पड़ेगी? जी, जैसे कि हमने कहा कि जो लगा चुके हैं, हालांकि लगाने के लिए मैं फिर से एक बार ये बताना चाहूँगी कि जो तैयारी है उनके खेतों की, उसमें वो गोबर की सड़ी खाद और फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, इन सभी का पर्याप्त मात्रा में ध्यान रखें। और चूँकि अगर जिनके खेत तैयार हो चुके, जो लगा चुके हैं, वो अभी छोटे छोटे डोजेज़ में अपने फास्फोरस और पोटास को वो फास्फोरस पोटास के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और सल्फ़र हैं, इनको स्प्लिट डोजेज में दे सकते हैं। क्योंकि सल्फ़र 15 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से मैं कहना चाहूँगी ये ज़रूरी होता है दो चीज़ों के लिए। एक जो झांस जिसे कहा जाता है प्याज में, पंजेंसी जिसे कहते हैं हम, उसका जो क्वालिटी है वो इसको सुधारता है, और प्याज का कलर, रंग वो लाल होने के लिए सल्फ़र इसके लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। तो जिनके खेतों की पहले से ही मिट्टी की जांच हो चुकी है वो अपने हिसाब से 15 kg पर हेक्टेयर या 10 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से कर सकते हैं, और जिनकी खेतों की जांच नहीं हुई है मिट्टी की, वो भी इसको 12 से 15 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से सल्फ़र का उपयोग कर सकते हैं अपने खेतों में। और जैसा आपने कहा कि वो कैसे इसका आगे ध्यान रखें जिनके खेत ऑलरेडी जिनमें प्याज लगे हुए हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि चूँकि अभी बहुत ज़्यादा दिन आपके फसल को हुआ नहीं है, तो आप खरपतवार नियंत्रण का ध्यान ज़रूर रखें। क्योंकि इसलिए ध्यान रखना ज़रूरी है, जो प्याज होता है उसके पत्तों में ब्रांचेस नहीं होते हैं, वो पत्ते सीधे खड़े होते हैं। तो वहाँ पर अगर ये जो छोटे समय वाले प्याज हैं, अगर हम खरपतवार को शुरुआती 30 दिनों में, 45 दिनों में अच्छे से नियंत्रण नहीं करेंगे, तो ये हमारी जितने भी खरपतवार हैं हमारी फसलों के साथ प्रतियोगिता में लग जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, खरपतवार का अच्छे से नियंत्रण करें। पेंडिमिथिलिन उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है, जो खेती लगाने के पहले जिसको यूज़ किया जा सकता है। तो आप खरपतवार का ध्यान रखें। दूसरा मैं बोलना चाहूँगी कि सिंचाई, चूँकि हमें ये लगता है कि बरसाती एक प्याज है तो सिंचाई को हम थोड़ा इग्नोर करते हैं, हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी आपको कम से कम 8 बार सिंचाई का ध्यान रखना है। सिंचाई कहने का मतलब है कि ना तो इसकी जड़ों में पानी लगना चाहिए और ना ही सूखा होना चाहिए, इसका ध्यान रखें आप। तो सिंचाई आपको लेकर 5 से 8 बार करने पर आपका ये फसल
अच्छे से तैयार होता है। ज़रूरत है थोड़ी सी देखभाल की, और अगर आप देखभाल बेहतर ढंग से करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी फसल जो होगी वो बहुत ही अच्छी होगी और आपको काफ़ी लाभ मिल पाएगा। आपने जो जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन मन बताओ, ये दुयो जानकारी रौरे कैसे लागलक? बढ़िया जानकारी है नहीं तो सेले तो कही हम कि अगर इस जानकारी को रौठीन है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और पिन कोड संख्या है 834001। तो कार्यक्रम के आगे बढ़ाए से पहले और ख़त्म करे से पहले एगो और में जानकारी देवा थी कि देखो बहुत चिट्ठी आलक और उमन पूछला है हमारे से कि भाई देखो ये कार्यक्रम हमारे छूट गलक। तो रौरमन के आगे भी बताया है कि परेशानी कर बात न खे। रौरमन अपन मोबाइल के यूट्यूब पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर जाके देख सकीला और जानकारी के पा सकीला। तो आज रौरमन इजाज़त दो, मकिल एहे दिना और एहे बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ। तब तक इजाज़त दो। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।